नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कई सालों की मशक्कत के बाद आखिरकार G20 देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर टैक्सेशन को लेकर ऐतिहासिक वैश्विक न्यूनतम कर समझौता किया, जिसके तहत अब ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स कम से कम 15% होगा। कंपनियों को टैक्स भुगतान उसी देश में करना होगा जहां पर वो व्यापार कर रही हैं। ग्लोबल मिनिमम टैक्स के लागू होने के बाद इन विदेशी कंपनियों पर भारत को 15% तक टैक्स लगाने की ताकत मिल जाएगी, क्योंकि अभी टैक्सेशन क्लियर नहीं होने की वजह से कई देशों को नुकसान उठाना पड़ता है। विकसित देशों को गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों से बहुत कम टैक्स मिलता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने गुरुवार को समझौते की घोषणा की। समझौते में उन देशों में वैश्विक कंपनियों पर भी कर लगाने की बात कही गई है जहां पे वे ऑनलाइन कारोबार के जरिए मुनाफा कमाती हैं, लेकिन भौतिक रूप से उनकी मौजूदगी वहां पे नहीं है। भारत सहित कई देशों ने इसका स्वागत किया है। जर्मन ने इसे कर सुधार न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, तो वहीं फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर ने इसे इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कर समझौता बताया। चर्चा में आज हम समझेंगे क्या है वैश्विक न्यूनतम कर समझौता, ग्लोबल मिनिमम टैक्स कैसे काम करेगा, ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स की जरूरत क्यों पड़ी, कॉर्पोरेट टैक्स की चोरी को रोकने में ये कितना मददगार होगा, और सबसे अहम सवाल कि ये आखिरकार भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और इसका असर भारत पे किस रूप में होगा। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील गर्ग हैं, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही जयंत दास गुप्ता हैं, आप फॉर्मर सेक्रेटरी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील जी मैं आपसे करना चाहूंगी। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 15% तक किया गया है। सबसे पहले समझना चाहेंगे ये जो समझौता है वो क्या है, क्या कहता है? देखिए, हिंदी में एक कहावत है, अब आया है भूत पहाड़ के नीचे। देखिए, अभी तक हो क्या रहा था कि जितने भी कंपनीज के आपने नाम लिए, चाहे वो गूगल है, अमेज़न है या बड़ी कंपनियां हैं, जी। वो क्या करती थी, अपना जो टैक्स हेडक्वार्टर है उसको टैक्स हेवन कंट्रीज या लो टैक्स जुरिडिक्शन में ले जाती थी। और उसको हम कहते थे, OECD में एक प्लान था बेप्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब वो क्या करते थे कि अपने हेडक्वार्टर्स को या अपनी इंटेंजिबल असेट्स को, इंटेंजिबल राइट्स को उन जुरिडिक्शन में ले जाते थे। और चूंकि DTA जो इंटरनेशनल टैक्स को ट्रीट करते हैं, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट का कंसेप्ट हुआ करता था, PE का। अब चूंकि हमारे यहाँ पर उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तो है नहीं, जी। और जबकि उनके जो कंज्यूमर्स है वो डेवलपिंग नेशंस में ज्यादा है, इंडिया जैसे कंट्री में ज्यादा है। अब वो DTA का बेनिफिट लेकर उस पर टैक्स नहीं दिया करती थी, तो इंडिया जैसे कंट्री, इंडोनेशिया या श्रीलंका, मलेशिया, वो बड़े नुकसान में रहते थे। तो जब BEPS आया, तो BEPS ने, OECD ने कहा कि आप डिजिटल कंपनी को टैक्स लगाने का कोई प्रपोजल बनाइए, लेकिन सबसे ज्यादा अगेंस्ट उसमें यूएसए ही रहता था। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने क्या किया, हम यूनिलैटरल टैक्स लगाना शुरू कर दिया डिजिटल कंपनीज के ऊपर। और 2016 में हम इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट लेकर आए थे, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड कंसेप्ट था, केवल एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पर 6% ऑफ टैक्स चार्ज किया करते थे। इस फाइनेंस एक्ट में 2021 में हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने एक नया कंसेप्ट लाई, इक्वलाइजेशन लेवी। और जितनी भी डिजिटल कंपनियां हैं, जिसको हम डिजिटल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, 2% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का रूल लेकर आए थे। और जैसे मैंने बताया कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना होने के कारण और DTA में क्लॉज ना होने के कारण उसका कोई महत्व नहीं रह गया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हमने डिजिटल टैक्स लाए, तो सबसे पहले धमकी जो हमको दी, यूएसए ने दी थी कि अगर आप ये डिजिटल आगे बढ़ेंगे तो हम आप पर काउंटर टैरिफ लगा देंगे, आपको नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन भारत सरकार उसके आगे नहीं झुकी, और अब बड़ा परिवर्तन आया, और ये यकायक परिवर्तन यूएसए के स्टैंड में आया है, जिसको देख के सारी दुनिया बड़ी भुचक्की रह गई है। जून में ने प्रपोज किया G7 के नेशन में कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% से कम नहीं होना चाहिए, और
उसको तुरंत में ओईसीडी ने आज ही या कल जो डिक्लेयर किया है कि 130 कंट्रीज ने उसको साइन कर दिया है और हम 2023 से उसको लागू करने जा रहे हैं। उसमें दो बातें कही हैं कि आपको ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% रखना होगा। 15% अगर कम आपने टैक्स रखा तो जो रेजिडेंट कंट्री है उसको डिफरेंस मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या की है, दूसरी बात ये कि जो इकोनॉमी है जहां पर कंज्यूमर है, जैसे हिंदुस्तान में कंज्यूमर है गूगल का, फेसबुक का, अमेजन का, तो भी टैक्सिंग राइट दिया जाएगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट लेकर आए हैं पिलर 1 और पिलर 2 के नाम से, उसमें टैक्सिंग राइट कितना होगा, किसको कितना पाई मिलेगा केक का, उस पर अभी बड़ी बाकी है, जो कि हमने इक्वलाइजेशन लेवी लगा दिया है। और आप समझिए कि कितना टैक्स का इवेजन हो रहा है। ओईसीडी कहता है कि 150 बिलियन, लगभग 11 लाख करोड़ टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाएगा इस मेजर से। तो ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है और मुझे लगता है कि सारी दुनिया अब एक प्लेटफॉर्म पर आ रही है। नाउ वी आर ट्राइंग टू बेल द कैट। अब हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जायंट्स हैं, जो टैक्स इवेजन करते थे या टैक्स अवॉइडेंस करते थे, उस दिशा में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल एक वेलकम स्टेप के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जयंत दास गुप्ता जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ग्लोबल कॉरपोरेट मिनिमम टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे की जो परिस्थितियां थीं वो कौन सी थीं? सबसे पहली बात इस संदर्भ में यह है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के विकास के चलते अब ऑन शोर प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको किसी देश में फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है व्यवसाय करने के लिए। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, अमेजॉन का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है वेब सर्विसेज, अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो वो उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। तो जो यहाँ कंज्यूमर हैं किसी देश में, फर्ज कीजिए इंडिया में, तो वो इस सर्विस का उपयोग करते हैं और वो पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट जो है तो उसके बेसिस पर कंपनी को मुनाफा होता है। और वो मुनाफा किसी ऑफशोर डेस्टिनेशन, जैसे टैक्स हेवन का जिक्र किया सुनील जी ने, लक्समबर्ग, आयरलैंड, कई देश हैं इस प्रकार के, पोलैंड, तो वहां पे कम दर पर टैक्सेशन होता है। तो वहां वो टैक्स का भुगतान करके डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके वो अपना टैक्स अवॉइडेंस करते हैं। टैक्स इवेजन मैं नहीं कहना चाहूंगा, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स प्लानिंग उनकी ऐसी होती है कि जो कंज्यूमर देश है, जैसे हिंदुस्तान का मैंने जिक्र किया, उसको कोई फायदा नहीं मिलता है। उसके कंज्यूमर ने सर्विस कंज्यूम किया हिंदुस्तान में बैठकर, और उसका कोई भी सर्विस टैक्स जो हम देश के किसी एंटिटी द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उस पर लगाते हैं, तो विदेश से जहां सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वहां कोई भी टैक्स बेनिफिट हिंदुस्तान को नहीं मिलता है। तो ये जो एक लूप होल था डिजिटलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑफशोर में से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इस गैप को भरने की जरूरत थी। क्योंकि अधिकतर देशों को, जो 139 देशों में से 130 देशों ने इस पर अपना हस्ताक्षर किया है, ये पिलर 1 और पिलर 2 पर, तो इसमें सभी जो हैं सो किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहे थे। और यूएस का जहां तक जिक्र है, यूएस को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा था, और इसीलिए यूएस ने एक GILTI, ग्लोबल इंटेंजिबल लो टैक्सेशन इंसिडेंट्स करके उन्होंने एक बनाया था प्रोटोकॉल, और जिसको कि माना जा रहा है इस पिलर 2 से कंप्लायंट माना जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार से टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है तो उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए टैक्स वो लगा सकते हैं। तो यूएस की जहां तक बात है, उन पर दो प्रकार के पारस्परिक, आप कहेंगे ओपोजिंग प्रेशर्स थे। एक, उनका भी टैक्स इरोजन हो रहा था, बेस इरोजन, उनको टैक्स नहीं मिल रहा था, उनकी कंपनियां ही दूसरी जगह से टैक्स पे करके डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के जरिए यूएस में टैक्स पेमेंट करने से मना कर रही थी। दूसरी बात है, उनका एक $2.3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल है
ट्रिलियन डॉलर्स का, $2.3 ट्रिलियन का, जी जिसका सरोकार सीधे है टैक्स कलेक्शन से। तो ये जो यूएस ने समर्थन किया है G20 और OECD के इस कदम मंच का, पर। जी उसका एक कारण ये भी है कि उनसे इसके चलते उन्हें भी ज्यादा टैक्स मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स सिस्टम है, जिस पर सभी देशों ने सहमति जताई और इसको एक वेलकम स्टेप, यहाँ तक कि ऐतिहासिक समझौता कहा जा रहा है, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा और ये वैश्विक स्तर पर किस तरीके से काम करेगा? देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया आयरलैंड का एग्जांपल लेते हैं, वहां पर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 0% से लेके 12.5% तक है। जी उसके अलावा कंट्री जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स है ही नहीं, या उन्होंने अपने आप को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के बहाने हम्म कि भाई हमारे यहाँ पर investment आ रही है, या बहुत सारे और कंट्रीज जैसे लग्जमबर्ग का नाम लिया विजय दास गुप्ता जी ने, बारामूडा है, वर्जिन आइलैंड है, ऐसे कंट्रीज हैं जो जो टैक्स देना ही नहीं चाहते थे। टैक्स जी मतलब वहां पर कंपनी फैसिलिटी देते थे कि आप हमारे यहाँ पर आ जाइए, और बड़ी कंपनियां क्या करती थी कि वहां पर अपना हेडक्वार्टर बना लिया और वहां पे अपने आप को शिफ्ट कर लिया। अब क्या कहा है कि सब 15% आप ग्लोबल मिनिमम टैक्स आपको लगाना है। इसका मतलब क्या होगा? अगर मान लो किसी कंट्री ने उसके बाद भी टैक्स 5% लगाया फॉर एग्जांपल, तो हम्म बाकी 10% चार्ज करने का राइट उसके रेजिडेंट कंट्री को हो जाएगा, जहां वो कंपनी है, जहां की वो कंपनी रेजिडेंट है। लेकिन अभी जो इसपे सबसे बड़ा सवाल और जो बड़ा डिस्प्यूट जिस पर होने वाला है, जो मैकेनिज्म दिया है पिलर 1 और पिलर 2 का, 15% की बात तो मैंने आपको बता दी कि 15% में आपको डिफरेंशियल टैक्स मिल जाएगा। लेकिन जो टैक्स का शेयरिंग है, टैक्सिंग राइट का शेयरिंग है, उसको लेके मुझे लगता है कि अभी बड़ी बहस उस पे होनी बाकी है, कि जी उसको अभी बड़ा नहीं किया है। अभी कहा है कि आप 10% मार्जिन के बाद जो 20% टैक्स होगा उसका राइट हम आपको देंगे। हम्म लेकिन हमारे जैसे कंट्री, क्योंकि हमारे पास में 130-35 करोड़ की आबादी है और सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स अगर डिजिटल वर्ल्ड के हैं तो हिंदुस्तान में ही है। तो ये अभी इसका स्ट्रक्चर आना अभी बाकी है, इस पर अभी डिबेट होना बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। और जी बाकी कंट्रीज तो क्योंकि जैसे हमने भी साइन कर दिया है, हम ओईसीडी के मेंबर नहीं है, लेकिन हमने इसको समर्थन दिया है, हम इसको हमने साइन कर दिया है G20 नेशन की उसमें। अब अगली जो मीटिंग होगी जुलाई एंड में, जी और उसमें जाकर जो डिस्कशन होगा, तो उससे मुझे लगता है कि ये जैसे जयंत दास गुप्ता ने कहा कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा कि जो टैक्स इवेजन वाला सिस्टम है उसको खत्म किया जा सकेगा। जी बिल्कुल। जयंत दास गुप्ता जी, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? अगर भारत में कोई ऐसी कंपनी है जो किसी कम टैक्स वाले देश को कमाई का भुगतान कर रही है, तो भारत को अधिकार होगा कि इस मामले में इंटरवीन करे। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? भारत के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी को देखते हुए भारत ने 2020-21 के बजट में जी 2% डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी की घोषणा की थी, और जिसके चलते यूएस ने और 5 देशों के साथ में भारत के खिलाफ भी कार्रवाई करने का ऐलान किया था, जो स्थगित हो गया, क्योंकि यूएस ने फिर बाद में चल के ये G20 के ही इस इनिशिएटिव को समर्थन किया। जी तो भारत को इससे नुकसान हो रहा था, प्रॉफिट शेयरिंग में दिक्कत हो रही थी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट हो रहा था, बेस इरोजन हो रहा था। हम्म तो ये सारी समस्याएं जो हो रही थी, और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होगा वैसे वैसे इसका नुकसान इससे और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए जैसे यूके, इटली, स्पेन, टर्की, ऑस्ट्रिया, इन देशों ने भी लागू किया था, और इन पर भी यूएस कार्रवाई करने वाली थी। इधर अगर देखें आप साउथ ईस्ट एशिया में, तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन्होंने जी भी डिजिटल टैक्स लगाया था, और थाईलैंड लगाने वाला था। तो 130 देशों ने इसका समर्थन किया है। इसका हम्म मतलब है कि जो टैक्स हेवन है अगर उनको छोड़ दें, जैसे मैंने लक्समबर्ग और पोलैंड की बात की, हम्म उन्होंने इस पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया है। जी और आयरलैंड ने किया है। आयरलैंड की टैक्स की जो दर है वो 12.5% है, 15 से हम्म कुछ कम है। हम्म तो आयरलैंड में इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं हम्म डिजिटल स्पेस में, वो जा करके अपना टैक्स पर्पस के लिए हेडक्वार्टर्स वहां डिक्लेयर करते थे। यद्यपि उनका काम जो है वो नाम मात्र का वहां से होता था, अधिकतर यूएस या भारत से भी काफी काम उनका होता था। तो इससे एक ये जो गैप है जो कि जी बढ़ता जा रहा था,
डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अडॉप्टेड होगा अधिक रूप में, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को नुकसान होता। और इसमें हम लोगों ने एक डिजिटल लेवी में एक एक्सेप्शन किया था कि सिर्फ ऑफशोर कंपनी पर हमने किया था। ये ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और उनके जो सेलर्स अगर हैं उस प्लेटफॉर्म पर बाहर से बेचते हैं और मुनाफा करते हैं, तो उन पर भी ये लागू होगा। लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक अगर उनका व्यवसाय होता है तभी जाकर के लागू हो। तो अगर ये 2023 से लागू हो जाता है तो फिर डिजिटल जो लेवी हम लोगों ने लगाया था, सर्विसेज लेवी, वो शायद हमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसको विथड्रॉ करने की बात भी सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। सुनील जी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन सालों से 140 देशों के साथ टैक्स को लेकर बातचीत कर रहा है। अब जाकर जो है वो सहमति बनी, लेकिन मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को लागू करना कितना मुश्किल होगा। कुछ देश जिनका जिक्र जयंत जी ने भी किया, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अपने यहाँ निवेश आकर्षित करने के लिए टैक्स छूट देते हैं। ऐसे में इस कॉर्पोरेट टैक्स को, जिसकी दर 15% है, लागू करना वास्तव में क्या मुश्किल है, क्या अड़चनें आ सकती हैं, और इसके लिए बीच का क्या रास्ता या समाधान निकाला जा सकता है? नहीं, मुझे अब लगता है कि जो डेवलपमेंट पिछले 1.5-2 महीने में हुई है, जून में ये शुरू हुई थी, और जिस तेजी से उस पर काम हुआ है, देखिए जहां तक मैंने पहले जिक्र किया था, ओईसीडी का जो बेप्स एक्शन प्लान है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट, वो 15 एक्शन प्लान पे काम कर रहा था कि 15 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे कि कहाँ-कहाँ आपका बेस इरोजन हो रहा है और आपको क्या-क्या करना चाहिए। उसमें डिजिटल इकोनॉमी भी एक पार्ट था। अब जो साइन करने वाले कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और आज की जो रिपोर्ट है, जो 90% जीडीपी वाले कंट्रीज हैं, यानी जिनकी जीडी जो वर्ल्ड इकोनॉमी का 90% जीडीपी जो कंट्रीज होल्ड करते हैं, वो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं इस पर। जब साइन कर चुके हैं, अब जो ना करने वाले साइन कंट्री हैं वो बड़े छोटे कंट्रीज हैं। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि अगर उन्होंने इसको साइन नहीं किया या उस अब वो इन द लाइन नहीं आए, दे डोंट फॉल इन द लाइन, तो उनको अलग थलग होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि जिस हिसाब से इनिशिएटिव चला है उसको लेकर अब कोई भी कंट्री सोचेगा कि मैं इसको साइन ना करूं। मगर जो बात अभी जयंत गुप्ता जी ने कही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए अभी हमने डिजिटल टैक्स लगाने का जो इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से लाए, हम भी लेके आए, फ्रांस भी लेके आया, भी लेके आए। तो अभी ये होगा कि हमको ये देखना पड़ेगा इंडिया को कि डिजिटल टैक्स हमारे पास अब कितना आ रहा है, क्योंकि पहला साल है 21, अभी आपको पता चलेगा कितनी कलेक्शन हमारे पास आ रही है। और जो टैक्सिंग राइट दिए हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो पेज इसमें फंसा हुआ है टैक्सिंग राइट का, कि मार्केट इकोनॉमी जहां पर कंज्यूमर है उसको टैक्सिंग राइट कैसे दिए जाएंगे, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। अगर उनको लगता है कि हमारे पास में इक्वलाइजेशन लेवी से टैक्स ज्यादा आ रहा है और इस मेथड से टैक्स कम आएगा, तो अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। अब जब वो अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा तो हो सकता है कि वो उसको नेगोशिएट करना चाहे। और चूंकि हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं डिजिटल इकोनॉमी के, बीइंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो हमको तो ज्यादा कंसर्न है उल्टा, क्योंकि हमें तो लगता है कि हमारे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का, एक बहुत बड़ा टैक्स कलेक्शन का सोर्स मिलने जा रहा है। और जैसा भी बाइडेन साहब ने कहा कि जो चाइना का बेल्ट एंड सिल्क रोड था, जो प्रोजेक्ट बीआरआई प्रोजेक्ट था, उसको काउंटर करने के लिए बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं 2.3 ट्रिलियन, कि जहां पे पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स उससे जो डेवलपिंग नेशन है और जो वैसे कंट्रीज है, दूसरे नॉन डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बूम भी साबित होगा। मुझे लगता है कि सारे के सारे कंट्रीज अब एक लाइन पर आ जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे, क्योंकि सारे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कहते हैं ना, जो लीडर्स हैं, वो अगर साइन कर रहे हैं तो बाकी लोगों को ना करने का कोई बहाना अब नहीं बचेगा। और मुझे लगता है कि अब जो प्लानिंग होगी, वो जो लूपहोल्स हैं, जो जो रास्ते वो निकाल लिया करते थे, उस सबको बंद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो लूपहोल्स बंद होंगे भी इस कदम के बाद। जयंत जी, आईएमएफ के एक रिसर्च पेपर का यह अनुमान है कि दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां टैक्स बचाने के लिए 12 लाख करोड़ डॉलर के अधिक रकम का टैक्स हेवन वाले देशों में निवेश करती हैं, जैसा कि सुनील जी ने भी इसका जिक्र भी किया था। तो डिजिटल एज कंपनीज किसी एक देश में अरबों रुपए का कारोबार करती हैं और वहां कोई टैक्स नहीं चुकाती। ऐसे में इस समझौते के बाद कॉर्पोरेट टैक्स की चोरी रोकने में कितनी मदद मिलेगी, और उसके बाद इस पूरे बिजनेस का जो रूप स्वरूप बदलेगा, उसे आप कैसे देखते हैं?
मैं एक बात का जिक्र इस संदर्भ में करना चाहूंगा, वो जी। है कि इसमें अभी पिलर 1 और पिलर 2, पिलर 1 में अभी बहुत सारे गैप्स हैं जिनको हम्म। भरने की जरूरत है। जैसे अमाउंट ए का कैलकुलेशन होगा, वो फाइनेंशियल अकाउंट्स के आधार पर होगा और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है उसका आकलन किया जाएगा। अमाउंट बी में जो हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह हैं उनको निकाल दिया जाएगा। हम्म। तो इन सब चीजों के मामले में यद्यपि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स का विकास हुआ है, हम्म। लेकिन कंपनियां अपने अपने जुरिस्डिक्शन के आधार पर अकाउंट्स मेंटेन करती हैं और उसमें सुनील जी माफ करेंगे, उसमें टैक्स छिपाने का भी काम करेंगी और जी। दूसरे हेड्स में डालने का काम करेंगी। तो इन सब चीजों में एक क्लैरिटी आने की जरूरत है, तभी जा करके ये स्पष्ट हो पाएगा, भारत अपनी बातें रखेगा। हम्म। क्योंकि इस प्रकार के समझौते में सभी देशों का में कई डिफरेंसेस होते हैं टैक्स जुरिस्डिक्शंस में, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में। तो हम्म। इन सभी बातों को रखा जाएगा और एक हार्मोनाइज्ड वे में एक हल जी। निकाला जाएगा जिससे कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो प्रॉफिट्स हो कंपनी का वो इक्विटेबल हो, जहां जी। कंज्यूमर्स हैं हम्म। और जहां पर हेडक्वार्टर है। ये हम्म। तो आप नहीं कह सकते हैं कि जहां हेडक्वार्टर किसी भी देश में अपने रख दिया तो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, कंज्यूमर जहां है सिर्फ उसी देश को ये अधिकार होगा, ऐसा है भी नहीं इस जी। अग्रीमेंट के तहत। तो क्या उसमें बैलेंस मेंटेन्ड होगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। ये आने वाले दिनों में इस पर चर्चा होगी और बिल्कुल। नेगोशिएशंस होंगे। जी। अब सुनील जी, जिन बातों का जिक्र जयंत जी ने किया है, पिलर 1 पिलर 2 की बात की, उन गैप्स की बात की जिनको लेकर कंसर्न्स जो हैं वो ज़्यादा है। मैं चाहूँगी कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये गैप्स और इसे फिल करने के लिए हालांकि आगे चर्चा होगी, लेकिन ये चर्चा किस दिशा में जाने की ज़रूरत है और उस पर सबकी सहमति हो, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो देश हो। देखिए, जो जेंट ये जितने भी एमएनसीज हैं या डिजिटल जायंट्स इनको हम कहते हैं, इन सब जो कंपनियां डेवलप्ड नेशन से आई हैं, जी। यूएसए से आई हैं, फ्रांस से आई हैं, जर्मनी से आई हैं। अब इन लोगों ने जो अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट किए, उनका कोई पर्पज वहां पर निवेश करने का नहीं होता, हम्म। उनका भलाई करने का नहीं होता। वो तो केवल इसलिए वहां जाती हैं कि वहां पर टैक्स की दरें इतनी कम है। हम्म। अब टैक्स की दरें कम होंगी तो वहां पर जाके खाली निवेश नहीं कर रही है, वो केवल नाम का हेडक्वार्टर बना रही होती हैं और वहां से वो कंट्रोल करती हैं डेवलपिंग नेशंस के कंज्यूमर्स को। हम्म। अब इसमें जो पिलर 1 और पिलर 2 का जो कंसेप्ट दिया है, जैसे जैन जी ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। देखिए, पिलर 2 में ये कहा है कि जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, जो मिनिमम टैक्स होगा 15% होगा। अगर मान लो किसी कंट्री में 0 है, तो अगर वो यूएसए की कंपनी है तो उसको राइट हो जाएगा 15% टैक्स करने का। लेकिन पिलर 1 में ये कहा है कि जो एलोकेशन ऑफ राइट या एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट टू दी इकोनॉमी, जहां पर वो कंज्यूमर है, उसकी कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होगी। अभी तो बहुत सारी सहमतियां बननी बाकी हैं। जी। मेरा मानना इससे एक कदम आगे है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, ये सारे देश मिलकर सिस्टम करें कि जो कंपनियां केवल नाम के लिए हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रही हैं, उनका पर्पज निवेश के लिए नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पर कंपनी जाती हैं, वो निवेश भी करती हैं, हेडक्वार्टर भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं, फैक्ट्री भी लगाती हैं। लेकिन जो केवल निवेश के लिए जाती है, जैसे पहले मॉरिशस रूट हुआ करता था, मॉरिशस में इतनी सारी कंपनी जाती थी और वहां पर वो केवल रूट करती थी पैसे को मॉरिशस से, और बाकी जगह वो टैक्स शेयर्स की सेल परचेज पे या कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं हुआ करता था। तो वो इन्वेस्टमेंट करती थी और उस रूट से पैसा ले जाया करती थी। मॉरिशस रूट को बंद किया गया, हमने अपनी डीटीए को चेंज कर लिया मॉरिशस के साथ में। तो अब जरूरत इस बात की है कि सारे कंपनी एक साथ बैठे और वो केवल कंपनियां जो नाम मात्र के लिए वहां जा रही है, केवल हेडक्वार्टर दिखाने के लिए वहां पर जा रही है, वो एक जो काम है, वो जो एक तरीका है, उसका तरीके निकाले जाए कि उसको कैसे बंद किया जाए। हाँ, जेन्युइन जी। कंपनी किसी भी कंट्री में जाके काम करे, अगर निवेश कर रही है, व्यापार कर रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। केवल नाम के लिए जो काम कर रही है, उसका काम तमाम होना ही पड़ेगा। जी। बिल्कुल। जैन जी, चूंकि वक्त की कमी भी है, मैं चाहूंगी संक्षिप्त में आप इसका उत्तर दें। IOECD के जो महासचिव हैं मॉथ्यूस कॉर्मन, उन्होंने कहा है कि ये किसी तरह की प्रतिस्पर्धा को समाप्त नहीं कर रहा है। यहाँ समझना चाहेंगे कि क्या जो एक प्रतिस्पर्धा इस वैश्विक मार्केट में कंपनियों के बीच थी, उसको समाप्त करने को लेकर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं?
अगर आप ज्यादा टैक्स का भुगतान करेंगे और जहां पर आपके अधिक उपभोक्ता हैं वहां उस देश को अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वो लागू करे टैक्स कलेक्शन, तो स्वाभाविक है कि आपका प्रॉफिट घटेगा, और प्रॉफिट घटेगा तो आपका शेयर वैल्यू भी घट सकता है। जी। लेकिन इसमें एक समता आएगी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि ये प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है। ये किसी भी तरह से इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं या मझोली कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, उनमें कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसमें इतना ही होगा कि इन्हें ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा और जी। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उस हद तक प्रभावित हो। जी, बिल्कुल। बहुत ही अहम जानकारी आप दोनों की तरफ से। चूंकि वक्त की कमी है, कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना होगा। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वैश्विक न्यूनतम कर समझौता एक ऐतिहासिक समझौता इसे कहा जा रहा है, और ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स के तहत सभी को एक मेज पर लाना, और जो कम से कम 15% की जो दर निर्धारित की गई है। हालांकि जिस तरह से बात चर्चा में निकल कर आई है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है, लेकिन ये एक वेलकम स्टेप है। इसे लेकर सभी देशों ने सहमति जताई है और इसे लेकर सभी आशान्वित भी हैं भविष्य को लेकर। फिलहाल आज देश देशांतर के आज के इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।